आज हम लोग मैथमेटिक्स जो क्लास 11 का हम लोग का है उसमें हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी बुक से है, दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। तो मैथमेटिकल रीजनिंग दो तरह का रीजनिंग होता है, जैसे एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग जो कि हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में पढ़े, और इस चैप्टर में हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और मतलब रीजनिंग का दो हो गया, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग हो गया तुमको, इंडक्टिव रीजनिंग जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग पढ़े, वो भी एक रीजन है किसी स्टेटमेंट को क्या करने का, ट्रू फॉल्स करने का। मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग पढ़े किसी स्टेटमेंट को किस प्रकार से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से हम लोग ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है आगे जो कि चैप्टर में जाएंगे अलग अलग एक्सरसाइजें में, जो कि हम लोग इसमें 5 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, और उसमें हम लोग आज जो पढ़ेंगे डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये जो चैप्टर नंबर 13.5 तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो उसको हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा किसी स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स जो है उसको हम लोग कर पाएंगे। तो उसके पहले जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं हम लोग जो कि इस मैथमेटिकल रीजनिंग में जो कि 13.1 से लेके 13.5 तक, तो उससे पहले 13.1 में जो एक्सरसाइज है उसमें या उसके जो फर्स्ट टॉपिक्स हैं उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज 13.3 तक के 3 जो एक्सरसाइज है हम लोग का आज के लेक्चर में 13.1, 13.2 और 13.3, ये 3 एक्सरसाइज को तुम सॉल्व कर पाओगे। ये 3 एक्सरसाइज के लिए जो एग्जांपल्स हैं और इसके जो कंसेप्ट हैं इसको बताए जाएंगे, इससे तुम एनसीईआरटी के ये 3 एक्सरसाइज आज सॉल्व कर पाओगे। छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं इसलिए एक बार ही एक ही वीडियो में इसको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो जैसे कि तुमको पहला जो तुम्हारा है, पहला चैप्टर जो 13.1 एक्सरसाइज के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टेटमेंट। तो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट क्या होता है? तो एक सेंटेंस जो है मैथमेटिक्स में, ए सेंटेंस इन मैथमेटिक्स, ए सेंटेंस इज स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स, इफ इट इज either true or false in every case। मतलब ये ट्रू भी हो तब भी, हर एक केस में ये ट्रू हो तो भी ये स्टेटमेंट होगा, ये फॉल्स है तो भी स्टेटमेंट होगा, और एम्बिग्यूटी नहीं होगा, देयर शुड नॉट बी एम्बिग्यूटी, किसी केस के लिए ट्रू हो जाए किसी केस के लिए फॉल्स है तो स्टेटमेंट नहीं होगा। इफ इट इज ट्रू फॉर सम केस एंड फॉल्स फॉर सम, इफ इट इज ट्रू फॉर सम केस, ट्रू फॉर सम केस एंड फॉल्स एंड ऑल्सो फॉल्स for some, false for some other case, the statement is, the sentence is not a statement, the sentence is not a statement in mathematics, not a statement in मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट नहीं होगा। तो क्या अभी तक ये जो समझे, उसके बाद एग्जांपल से भी देख लेते हैं, कुछ और भी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि हम लोग इसको चर्चा करेंगे आगे। जैसे कुछ पहले इसको देखते हैं, कुछ सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है तुम्हारा कि इसके बारे में बताना है तुम्हें कि ये स्टेटमेंट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर में ही देंगे तो ये स्टेटमेंट है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो है तुमको क्या है, ये तो दो सम, ये क्लियर कट करा कि दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इसमें जाहिर है कि अगर इसको, तो ये स्टेटमेंट हुआ, इसी के साथ दूसरा एक ये भी स्टेटमेंट हुआ, क्योंकि ये कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसका सिंपल ये सेंटेंस का कहना है कि ये इसका जो है तुमको दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव होगा, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, या तो ये ट्रू हो या फॉल्स हो। जहां तक कि इस बात के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये मैथमेटिक्स में दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव, इट इज ट्रू ऑल्सो, ये ट्रू भी हो सकता है, तो ये हमेशा ट्रू है। अगर कोई ये भी लिख देता द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर
पॉजिटिव नंबर इज निगेटिव, तो भी ये स्टेटमेंट होगा। हालांकि ये गलत है, लेकिन हमेशा गलत है, तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। तो दोनों ही केस में ये स्टेटमेंट होगा। दोनों ही केस में ये क्या है? स्टेटमेंट है। एक ट्रू स्टेटमेंट है, एक फॉल्स है, बट ये क्या है? स्टेटमेंट। ये दोनों केस में है। और स्टेटमेंट कब नहीं होता, जैसे देखते हैं अब नो स्टेटमेंट, सम कंट्राडिक्शन जैसे देखते हैं। द सम ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर इज पॉजिटिव। ये देखो, अगर कोई 3 प्लस -2 जोड़ता है तो ये प्लस हो सकता है। ये 3 प्लस -2 इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव हो गया, ये सही हो गया। लेकिन यही -3 प्लस 2 मतलब कि, और ये कर देते तुमको 3 प्लस -4 कर देगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सम केस में ये पॉजिटिव हो रहा है, सम केस में ये निगेटिव, मतलब कि ये कुछ किसी केस में ये सही भी हो रहा है, किसी केस में ये रॉन्ग भी हो रहा है। इस तरह का जो केस होगा ये स्टेटमेंट नहीं होगा, नो स्टेटमेंट। ये क्या हो गया? नो स्टेटमेंट। ये कभी सही हो रहा है और कभी ये गलत हो रहा है। तो इस तरह का केस, जबकि वह कभी रॉन्ग हो और कभी राइट हो, कुछ केस के लिए वो क्या नहीं होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। इसी से तो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट को अगर ट्रू होगा हमेशा तो भी वो स्टेटमेंट है, अगर वह हमेशा फॉल्स है देन ऑल्सो स्टेटमेंट। लेकिन उसे कुछ केस में ट्रू हो जाए, कुछ केस में फॉल्स हो जाए तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा। जैसा कि ये तीनों एग्जाम्पल अपने आप को बहुत हद तक ये क्लियर करता है कि मैथमेटिक्स में कौन सा स्टेटमेंट होगा और नहीं होगा। एक आध और भी केस है, मैं उसके बाद एग्जांपल लूंगा। जैसे कुछ और भी चीजें हैं जो कि स्टेटमेंट नहीं होगा, जैसे कि तुमको हाउ ब्यूटीफुल, एक्सक्लेमेटरी, हाउ ब्यूटीफुल, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये तुमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। ये स्टेटमेंट नहीं होगा, मैं यहां क्रॉस लगाता हूं, ये स्टेटमेंट नहीं होगा। एक्सक्लेमेटरी नोट, ओपन द डोर, ये क्या हो गया तुम्हारा? ये तुमको हो गया इंपेरेटिव, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर, ये भी नो स्टेटमेंट, ऑर्डर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज योर नेम, ये भी तुमको इंट्रोगेटिव, व्हाट इज योर नेम, इंट्रोगेटिव, नो स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव। तो ये चीज भी तुमको, कौन 3 चीज मैंने यहां कहा कि जो स्टेटमेंट नहीं होगा, कि एक्सक्लेमेटरी नहीं होना चाहिए, कभी भी तुमको क्या मतलब कि 1 कप चाय लाओ, तो ये तुम्हारा क्या हो गया कि ये तुमको ऑर्डर दिया जाता, ऑर्डर भी क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा, वेयर इज योर स्कूल, तुम्हारा क्या हो गया? ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव क्या हो गया तुम्हारा? सेंटेंस, स्टेटमेंट नहीं होगा ये सेंटेंस। उसके बाद और भी कुछ केसेस हैं जो स्टेटमेंट नहीं होंगे, जहां जिस सेंटेंस में टुडे हो, टुडे इज फ्राइडे कोई कह रहा है, तो ये जो तुम्हारा है, अब ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा इसको डिसाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे भी ये समझ में आ रहा हो कि ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो कभी भी किसी सेंटेंस में टुडे, टुमारो और एस्टरडे ये सब हो तुम्हारा, तो ये टुडे, टुमारो और एस्टरडे ये सब होगा तुम्हारा, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। कहेगा तो ये बिल्कुल कभी सही होगा कि अगर कोई टुडे इज फ्राइडे, कोई फ्राइडे कहे तो सही हो जाएगा, और ये वेडनेसडे को बोल रहा होता है गलत हो जाएगा। तो इसको हम क्लियरली ना तो सही कर पाएंगे, ना तो क्या कर सकते हैं हमेशा हर केस में। स्टेटमेंट वही होगा जो हर केस में सही होगा, तो ये हर केस में सही होगा ही नहीं, कभी ये सही भी होगा, कभी भी ये रॉन्ग भी होगा, कभी राइट भी होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं होगा। तो इस तरह का केस। दूसरा, हियर देयर, तो ये भी कुछ को किस समय बोल रहा है कि ये तुमको यहां पर है, कोई चीज यहां है, कोई वहां है, तो आप किस जगह खड़े उसके आधार पर इसका मीनिंग होता है कि यहां पर हियर इज फ्लावर, यहां फ्लावर है, तो आप किस जगह पे खड़े होकर बोल रहे हैं, तो उसके आधार पर ये सही भी हो सकता है और क्या हो सकता है, ये रॉन्ग भी हो सकता है। तो ये सब केस हुए जो स्टेटमेंट नहीं होंगे। तो स्टेटमेंट नहीं केस होने के कौन कौन से हुए? जिसका एक बिल्कुल जो पहला पिक्चर यही है कि जब हमेशा वो ट्रू हो और हमेशा फॉल्स हो, दैट इज विल स्टेटमेंट। उसमें एम्बिग्यूटी होगा तो स्टेटमेंट नहीं होगा। और जाहिर है कि ऑर्डर, एक्सक्लेमेटरी और तुमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। टुडे, टुमारो, एस्टरडे ये सब एम्बिग्यूटी आ जाता है, या तुमको हियर देयर ये सब स्टेटमेंट नहीं होगा। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा क्लियरली कि कौन सा मैथमेटिक्स में सेंटेंस जो है स्टेटमेंट है और कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। अब हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं
इसमें 13.1 एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, उससे भी कुछ क्लियर हो जाएगा। और जहां तक है मुझे लगता है कि इतना से माइंड में क्लियर है, सफिशिएंट है कि तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि ये कितना मतलब कौन सा वर्ड स्टेटमेंट होगा या नहीं होगा। चलो पहला जैसे कि 13.1 का एग्जांपल पढ़ो, एग्जांपल 1 13.1 का देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल बताया जा रहा है, एक्सरसाइज तुम खुद बनाओगे। जहां दिक्कत हो राइट विल ऐड के माध्यम से संपर्क करके कभी भी हमसे किसी भी टॉपिक पर मदद लिया जा सकता है। तो यह है तुम्हारा पहला है तुम्हारा इसका 13.1 का ए 1 क्या है, 8 इज लेस देन 6। तो ये जहां तक है 8 इज लेस देन 6 ये हमेशा रॉन्ग है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट होगा। हमने कहा था कि अगर तुमको ये क्या हो गया कि हमेशा राइट हो जाए या हमेशा रॉन्ग हो जाए, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट है। दूसरा एवरी सेट इज फिनाइट सेट। तो ये कभी कोई सेट फिनाइट भी होता है, कोई सेट जैसे सम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट होता है। तो ये तुमको क्या होगा, गलत हो गया। लेकिन 2 4 6 उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो वो क्या होगा तुमको फिनाइट भी होता है। ये कभी सही होगा और कभी ये गलत होगा। इसका मतलब है कि ये क्या नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। तो क्या इसका क्या होगा आंसर, इस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए इसे, क्योंकि ये सही भी हो सकता है और ये रॉन्ग भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। क्या इसका क्या स्टेटमेंट नहीं है इसका आंसर? स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये हमेशा एक्चुअली में इसको स्टेटमेंट इसलिए कंसीडर कर लिया जा सकता है, यहां पे था थोड़ा सा समझने में। एवरी सेट इज, ये हमेशा तो गलत ही होगा, क्योंकि सभी सेट फिनाइट नहीं होता, बल्कि क्या हो सकते हैं, वो इनफिनाइट हो ही सकते हैं। तो ये हम ये स्टेटमेंट तो क्या है तुम्हारा, ये रॉन्ग ही, मतलब स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट इट इज रॉन्ग बट इट इज ए स्टेटमेंट। ये गलत है बट ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है और हमेशा ही रॉन्ग ये रहेगा, इसलिए क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगा। चलिए तीसरा, सन इज स्टार, ये ऑलवेज सही है, इसलिए क्या होगा, ये भी स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट है। चलिए चौथा, मैथमेटिक्स इज फन। तो मैथमेटिक्स इज फन का मतलब है मैथमेटिक्स किसी हर व्यक्ति के लिए अच्छा है, मतलब कि मैथमेटिक्स में मजा आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में मजा आ रहा है पढ़ने में, ये कहना, ये तुमको कोई दो स्टूडेंट के लिए एक आंसर अलग अलग हो सकता है। कोई कहेगा कि हाँ मैथमेटिक्स हल्का चीज है, अच्छा मन लगता है, किसी कोई कहेगा नहीं मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, कोई कहेगा। तो इसका मतलब ये जो है तुमको सेंटेंस नहीं होगा, नो सेंटेंस। चलिए तो ये क्या होगा पांचवा, देयर इज नो रेन विदाउट क्लाउड। तो ये साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि मतलब कि बिना क्लाउड के रेन नहीं होता, इसलिए सही भी है और ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, ये होगा। और हो गया समाप्त। तो ये छठा, हाउ फार कुछ भी होगा तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो गया, चलिए सेंटेंस खत्म हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, तुमको इससे भी समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट कौन होगा और कौन नहीं होगा। तो इसके बाद तुम अब जो है इतना वीडियो को तुमको अब जो है इस वीडियो के बाद तुमको एक्सरसाइज 13.1 यू हैव टू सॉल्व। तुम इसको बना लोगे 14.1 ये 14 चैप्टर चल रहा है ना, तो यहां भी गलत लिखा हुआ है, यहां पर भी एग्जाम्पल क्या होगा 14.1 हो गया ये। तो वहां सब जगह 13.1 ही लिख दिए थे, तो चलिए उसमें सुधार कर लेगा। तो ये तुमको इसके बाद एक्सरसाइज 14.1 क्या कर सकते हो, इसके बाद तुम बना सकते हो। ये सारा 14 एक्सरसाइज एक्चुअली में 14 स्टार्ट हुआ चैप्टर, गलती से 13 लिख दिया गया था उधर। तो चलो, तो अब है तुमको इसके बाद है तुमको दिया हुआ जो कि अब हम लोग 13.2 के लिए हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे। तो उसमें निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, पहला निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ ए स्टेटमेंट। तो कोई स्टेटमेंट का निगेशन का क्या मतलब होता है, कोई स्टेटमेंट जो है तुमको
अगर वह ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट इज ट्रू तो उसे इस ढंग से लिख दिया जाता है कि वो फॉल्स हो जाता है, वो उसका निगेशन कहलाएगा। तो एक कोई स्टेटमेंट अगर P है, इसका अगर तुमको इस ढंग से लिखा जाए कि उसका जो ट्रूथ वैल्यू चेंज हो जाए, इफ ए सेंटेंस इज ट्रू then the negation of statement is false. The negation of statement is false and vice versa. मतलब कि अगर वो पहले से false था तो बाद में क्या हो जाएगा, वो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जहां तक कि सेंटेंस के लिए लोग सिंबल यूज करते हैं P, Q, R इस सब टाइप का। तो P जैसे तुम्हारा हुआ एक स्टेटमेंट है, तुमको कोई स्टेटमेंट जैसे तुम्हारा दिया हुआ है, जैसे तुम्हारा कहलाएगा द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। जैसा कि दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव होगा, ये एक स्टेटमेंट है जिसको हम लोग P से डिनोट किए। तो इसका जो कि निगेशन ऑफ P, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको सिंबल को देते हैं निगेशन P का, ये सिंबल होता है, ये नॉट P इसको पढ़ेंगे नॉट P। ये किसका सिंबल हो गया, निगेशन ऑफ P का ये सिंबल हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। तो अभी ये ट्रू है, ऐसा कुछ लिख दें कि ये फॉल्स हो जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि द सम ऑफ देखो अलग, इसमें लिखने का सेंटेंस को बहुत तरीका से लिखा, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर द सम ऑफ पॉजिटिव नंबर इज नॉट पॉजिटिव। तो यार इसमें देखो, ये जब लिखेंगे इसमें थोड़ा सा ये बेहतर नहीं है ये सेंटेंस। देखो इसमें क्या गलती है, नॉट यहां पर लगा दिए, इसमें क्या है समस्या कि इसमें जब कह रहा है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, तो ऐसा हम दावा कर सकते हैं कि ये जो चीज अब यहां जो लिखा गया, ये कहता यहां जो लिखा गया है कि द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज निगेटिव या नॉट पॉजिटिव, तो इसमें कह रहा है कि किसी भी दो का पॉजिटिव नहीं होगा। बल्कि आप इसका विरोध इस ढंग से कर सकते थे कि कोई दो पॉजिटिव नंबर ऐसा है जिसका कि सम क्या नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। बल्कि ये हर आप इसका निगेटिव करेंगे, ये जरूरी कि हर किसी के लिए गलत हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और यहां पर जो निगेशन इसका लिखा गया है, इसमें ऐसा लगता है कि आप बोलना चाहते हैं कि सभी दो पॉजिटिव नंबर का सम क्या होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। बल्कि इसको रॉन्ग करने का तरीका, इसलिए इसको लिखना ज्यादा बेहतर नहीं होगा, बल्कि इसको गलत भी कर सकते हैं। इसका निगेशन लिखने का ज्यादा बेहतर तरीका क्या होता है, तो इस तरह के चीज सेंटेंस से बचना होगा आपको। जैसे देखिए इसमें क्या करना होगा, पॉजिटिव नंबर का, दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव होता है, तो इसमें इस ढंग से केस लिख सकते हैं कि ऐसा भी केस हो सकता है कि दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव ना हो। मतलब उसमें यह होगा कि इस बात का गेटिंग बचा हुआ रह गया कि कोई सी का पॉजिटिव हो भी जाए, लेकिन इसको गलत करने के लिए हमको इतना ही सफिशिएंट है हमारा कि दो पॉजिटिव नंबर का सम, ऐसा भी केस हो सकता है मतलब कि इट इज द फैक्ट, मतलब कि इट इज फॉल्स दैट, या तो ऐसा लिख दीजिए या देखिए इसको निगेटिव करने का दूसरा तरीका होगा, इट इज फॉल्स दैट द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। ये क्या है, गलत है। ये क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज फैक्ट, इट इज फॉल्स दैट, इसको या तो इट इज द फैक्ट दैट ऐसा भी करके लिखते हैं, इट इज नॉट द फैक्ट, इट इज not the fact that sum of two positive number is positive। तो ये तुमको इट इज नॉट द फैक्ट, ये तुमको क्या है, फैक्ट नहीं है, मतलब कि ये चीज क्या है, गलत है। या तुमको इट इज फॉल्स, इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज फॉल्स दैट, दूसरा तरीका इसको निगेशन पे लिखना, क्या दूसरा तरीका हो सकता था, it is false that the sum of two positive number is positive, it is false that, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये निगेशन पी का हो गया। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता था कि there exist
ए पॉजिटिव नंबर देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज नॉट पॉजिटिव। ऐसा भी नंबर है, इसका निगेशन पी का दूसरा क्या हो सकता है, देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज नॉट पॉजिटिव, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमको टोटल को कंट्राडिक्ट करने के बजाय उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कंट्राडिक्ट उसके हाँ किसी एक के लिए भी उसको क्या कर सकते हैं, रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे इस तरह का मतलब सेंटेंस के लिए क्या कर सकते हैं, निगेशन लिख सकते हैं। निगेशन के बाद ट्रूथ वैल्यू का क्या आ जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और ऐसा ही मतलब सेंटेंस होना चाहिए कि उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। निगेशन में ऐसा ही लिखना होगा। तो जैसे कि तुमको दिया हुआ है एग्जांपल, शायद निगेशन लिखने के लिए दिया हुआ होगा, तो उससे भी कुछ और अर्थ निकल जाएगा तुम्हारा। देखो क्या है निगेशन में, एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भी और इसको निगेशन लिखने का कुछ तरीका देखते हैं। और एक्सरसाइज बुक में भी देखोगे, उसमें भी लिखा हुआ है। मैं अपने तरीका से लिखता हूं, क्या है तुम्हारा, तो बोथ द डायगोनल, तो इसमें क्या होगा तुमको, ये बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हैव सेम लेंथ। बोथ द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल हैज में लिखा हुआ है और दो बोथ के लिए आ गया। हाँ, बोथ द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हैव सेम लेंथ। तो इसमें क्या लिख सकते हैं इसका, देयर एग्जिस्ट्स ए रेक्टेंगल that the length of two diagonals is not equal। मतलब कि ऐसा एग्जिस्टेंस हो सकता है जिसका कि क्या होगा, डायगोनल का लेंथ इक्वल ना हो। और उसमें बीच में अगर नॉट लगा देंगे तो आप हर रेक्टेंगल के लिए तब दावा कर रहे होंगे कि क्या नहीं होगा, इसका क्या होगा, रेक्टेंगल के हर रेक्टेंगल के लिए आप दावा करेंगे कि उसका लेंथ इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा करने के बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो लिखिए इट इज नॉट द फैक्ट दैट द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इसको ऐसे भी निगेशन लिख सकते हैं इसका, इट इज नॉट द फैक्ट दैट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो निगेशन के लिए आप इस ढंग के सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया निगेशन का। और दूसरा क्या एग्जांपल, दूसरा मतलब क्वेश्चन, तो इसको तो जाए रूट 7 इज रेशनल, तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ये पी होगा तो निगेशन पी होगा तुम्हारा, द रूट 7 इज इरेशनल। रेशनल का जस्ट क्या हो गया, उल्टा क्या हो जाता है एकदम बिल्कुल इरेशनल। रूट 7 इज रेशनल, इट फॉल्स था, अब रूट 7 इज क्या हो गया, इरेशनल क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो इसका उल्टा हो गया जस्ट, तो ये ठीक है। तीसरा 13.3 अब है, मतलब वो भी निगेशन का ही है। चलिए 14.3 बोलिए। ऑस्ट्रेलिया इज ए कॉन्टिनेंट, तो ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, इसका तो डायरेक्ट कर सकते हैं विरोध, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए कॉन्टिनेंट, अगर इसका इसमें तो कोई बिल्कुल अपोजिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए कॉन्टिनेंट। चलिए हो गया इसका पहला का। दूसरा अब ये इसी में, और इसमें स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स भी देखना। चलिए तो पहला क्या है, मतलब ऑस्ट्रेलिया इज कॉन्टिनेंट पहले था, तो निगेशन लिखना या ट्रू फॉल्स लिखना है, तो पहले का या क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। रिजल्टिंग, तो पहला स्टेटमेंट था क्या था, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए कॉन्टिनेंट। तो ये क्या हो गया, अब क्या हो गया इसका वैल्यू, ये तो पहले सही था ये, और अब क्या कर दिया आपने इसको, ये गलत कर दिया। ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट तो है ये, बट ये क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट है, ये बात ध्यान रहे, बट स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, ये बात हुआ। चलो दूसरा, तो दूसरा है तुमको कि देयर एग्जिस्ट हो, मतलब ऐसा रेक्टेंगल नहीं है जिसका कि ऑल साइड इक्वल हो। तो ये क्या है तुम्हारा, तो इसका तो मतलब ये स्क्वायर का जो होता है साइड तो क्या होता है, इक्वल होता ही है। तो ये तो स्टेटमेंट क्या है भैया,
फॉल्स है। तो इसको करेक्ट करके क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ रेक्टेंगल हुज, देयर इज अ रेक्टेंगल या देयर एग्जिस्ट ए क्वाड्रिलेटरल, हाँ देयर एग्जिस्ट ए क्वाड्रिलेटरल, देयर एग्जिस्ट ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, पहले फॉल्स था अब क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तीसरा क्या लिखे हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, ये मेन सेंटेंस है, एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, एवरी नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर लेस देन जीरो, देयर एग्जिस्ट्स ए नेचुरल नंबर लेस देन जीरो। अब ये क्या होता है, ये तो फॉल्स हो चुका है, पहले ये ट्रू था अब क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो कोई भी नेचुरल नंबर लेस देन जीरो नहीं होगा, ये फॉल्स हो गया। चलिए तीसरा हो गया ये, और है तो जब सम ऑफ 3 and 4 इज नॉट 9, सम ऑफ 3 and 4 इज नॉट 9, इसमें सिंपल लगा दे और ये ट्रू हो गया। अब ये पहले फॉल्स था अब ये ट्रू हो गया। और है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब है इसके बाद है तुमको कंपाउंड स्टेटमेंट, इसी एक्सरसाइज में कंपाउंड स्टेटमेंट है ना। तो कंपाउंड स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट से जो कंपाउंड स्टेटमेंट जो बनता है, इट कनेक्ट्स टू स्टेटमेंट्स विथ आइदर विथ एंड और, तो इन सबों को से जोड़ने से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड, ये सबको कनेक्टर कहेंगे, जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाएगा। कंपाउंड स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट containing two or more statement connected by and or etc are called compound statement, are called compound statement। इसको कंपाउंड स्टेटमेंट कहेंगे, जो कि एंड और से जुड़ा रहेगा, और जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग कंपोनेंट स्टेटमेंट कहेंगे। जैसे कि तुमको पहला क्या है, जैसे देखो क्या उसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल में या तुमको लिखो, जैसे कोई स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट देते हैं, जैसे इट इज क्या दिया हुआ पहला, इट इज रेनिंग, और हाँ चलिए यही लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे है तुम्हारा कंपाउंड स्टेटमेंट, स्काई इज, जैसे कि तुमको हो गया पी हो गया तुमको, स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, और दूसरा है तुमको क्यू हो गया तुमको ग्रास इज ग्रीन। ये दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा कंपोनेंट स्टेटमेंट। इसका तुमको जो कंपाउंड स्टेटमेंट, अगर एंड से इसको जोड़ दें, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कि तो स्काई इज ब्लू एंड ग्रास इज ग्रीन। ये क्या होगा तुम्हारा इसका कंपाउंड स्टेटमेंट होगा। इसको एंड से जोड़ दिए तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा, और ये दोनों इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट कहलाएगा। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, जो एंड से जुड़ जाए, जैसे कि तुम्हारा दूसरा हो सकता है जैसे कि √2 इज, दूसरा एग्जांपल अगर लिखना चाहें, √2 इज रेशनल और इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो √2 रेशनल है या इरेशनल है, या और से जोड़ दिए तो एक स्टेटमेंट हो गया √2 इज रेशनल नंबर, एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया √2 इज रेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। दो कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया ये, और इसका और से जोड़ दिए तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि जो कि किसी कनेक्टेड एंड या और से जुड़ जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो इसके तुमको जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, चलो क्या है एग्जांपल, तो एग्जांपल कितना 14.4। तो इसको क्या करना है इसमें, कंपोनेंट स्टेटमेंट। तो ये तो काफी आसान है, इसको तो खैर ऐसे मतलब ठीक है। 14.4
तो इसका जैसे क्या होगा, इट इज रेनिंग, एक क्या होगा कंपाउंड स्टेटमेंट पहला का, इसमें क्या होगा, इट इज रेनिंग। दूसरा क्या होगा इसमें, इट इज कॉल्ड, इसको कौन चीज जोड़ा गया, एंड कनेक्टर से। तो ये तुम्हारा इसको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इसे मुझे लगता है बताने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जांपल में दिया हुआ है, तुम आसानी से इसको सेपरेट कर सकते हो। चलिए तो 14.4 हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये एक्सरसाइज है। इसके बाद 14.5 है, उसमें क्या करना है, हाँ अब एक चीज वैलिडिटी ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट देखते हैं। वैलिडिटी ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो पहला नंबर, इफ ए स्टेटमेंट, इफ ए कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट हैज कनेक्टर एंड, हैज कनेक्टर क्या हो, एंड हो, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू इफ both the component statement is true, both the component statement is true। तो क्या हुआ तुम्हारा, अगर कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू तभी कहलाएंगे, ट्रू तभी होगा जब दोनों सही होगा, अदरवाइज इट इज फॉल्स, अदरवाइज इट इज फॉल्स। अगर एक भी गलत है तो वो गलत होगा, दोनों भी गलत है तो वो क्या हो जाएगा, गलत होगा। एंड से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट कब सही होगा, जब दोनों सही होगा तभी वह क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर एक भी गलत हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ तुमको, जैसे कि तुमको कोई भी स्टेटमेंट है अगर दोनों सही होगा तभी सही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहें, √2 इज रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये तुम्हारा क्या, रूट, इसका कंपोनेंट √2 इज रेशनल नंबर, ये फॉल्स हो गया। √2 इज रेशनल नंबर, ये सही है। तो ये कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हुआ, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। क्योंकि ये तुमको क्या हो गया, ये तुमको दोनों में से एक सही है और एक क्या है, गलत है। एंड से जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। लेकिन और से अगर जुड़ा हुआ है तो दोनों में कोई एक सही है तो वो सही हो जाएगा। तो जैसे देखो ये, इफ कनेक्टर इज और then it is true, it is it का मतलब the compound statement, compound statement is true if any of the statement is true, any of the statement is true। अगर दोनों में से कोई ट्रू है तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और दोनों फॉल्स है तभी वो क्या होगा, फॉल्स होगा। किसमें ये होगा, और वाले केस में। तो जैसे कि इस केस में भी देखें तो √2 इज रेशनल और इरेशनल। तो ये क्या होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक तो सही है इसका कंपाउंड स्टेटमेंट, इसलिए क्या होगा, ये ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू स्टेटमेंट और से जुड़ा होने के लिए क्या हो जाए, ट्रू कब होगा, जब कोई भी अगर ट्रू हो गया तो वो कोई एक भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स होगा तभी वो फॉल्स होगा। और एंड में क्या होगा, दोनों करेक्ट होगा तब वो करेक्ट होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग होगा। तो ये सिंपल भी आर्गुमेंट है, आसानी से समझते हैं। एंड का मतलब है कि आप दोनों में का स्टेटमेंट का दावा करें सही है, और का मतलब होता है क्या चीज, किसी एक को क्या किया जा रहा है, करेक्ट कहा जा रहा है। तो ये तुमको जैसे कि अब क्या है बोलो, स्टेटमेंट एग्जांपल दिया हुआ है इसको 14.5 क्या पढ़ो, तो पहला है कि पहला इसका कंपाउंड स्टेटमेंट होगा स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल, ये ठीक है। दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है इसका, स्क्वायर हैज 4 साइड्स इक्वल, स्क्वायर हैज 4 साइड्स इक्वल, ये ना दो। तो इसमें क्या दोनों सही है, ये भी सही है, स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्रू है। और ये भी क्या है हमारा, ट्रू है। और एंड से जुड़ा हुआ है तो कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ये ट्रू हो गया। चलिए तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या बोला, कौन कौन, और प्राइम नंबर, जैसे पहला स्टेटमेंट हो गया पी हो गया तुमको, प्राइम नंबर इज ऑड, ये ना। दूसरा है प्राइम नंबर इज इवन। तो जैसे देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है जो कि इवन भी होता है, और बाकी तो खैर ऑड होता ही है। तो इसका मतलब ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है,
मतलब कि तुमको 2 इज प्राइम नंबर भी, ऑड नंबर भी प्राइम होता है, और इवन नंबर में 2 जो से है, एक ही एग्जांपल है, दैट इज ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो ये दोनों ही क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। तो इसका मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट और था, ओ तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल प्राइम नंबर ना तो ऑड होता है ना ही वो क्या होता है, तो ये दोनों फॉल्स है। ऑल प्राइम नंबर तो मतलब क्या होगा तुम्हारा ये, ऑल प्राइम नंबर, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑल प्राइम नंबर इज ऑड, ये भी गलत है। ऑल प्राइम नंबर इज इवन, ये भी क्या है, गलत है। ना तो ऑल प्राइम नंबर क्या होता है तुमको इवन होता है, ना ही प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर ऑड होता है, दोनों रॉन्ग है। इसका मतलब कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया तुम्हारा, ये फॉल्स हो गया, ये कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। चलिए दूसरा क्या है, तीसरा मतलब चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड यूपी। तो एक तो इसमें सही है, चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ क्या होगा तुम्हारा, पी हो गया, चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ हरियाणा, ये सही है। और चंडीगढ़ इज क्यू तुम्हारा, चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये क्या है, फॉल्स है। और क्योंकि आपने एंड से जोड़ा, ये टोटल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। एक सही है, एक क्या है इसमें गलत है, इसलिए तुमको हो गया ये। तीसरा था, चौथा √2 इज रेशनल नंबर, ये गलत है। √2 इज रेशनल नंबर, ये क्या है, सही है। तो इसका मतलब नेट क्या हुआ, एंड से जुड़ा हुआ, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। चलिए तो ये हो गया। तो इसका 3 स्टेटमेंट है इसका। 24 इज मल्टीपुल ऑफ 2, 24 ये क्यू हो गया, 24 इज मल्टीपुल ऑफ 4, 2 4 और 8, 2 4 और 8 तीनों, तो 24 मल्टीपुल ऑफ 8, ये तीनों तो क्या हो गया, सही हो गया। 24 2 का भी मल्टीपुल है, 4 का भी है और 8 का भी, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ये तीनों सही है, इसलिए ये सही हो गया। चलिए 3 कंपाउंड स्टेटमेंट था। और है क्वेश्चन, हाँ एग्जाम्पल, ये अब एक्सरसाइज इसके बाद 14.2। तो इतना वीडियो देख करके तुम एक्सरसाइज पहले 14.2 सॉल्व करोगे, देर आफ्टर तुम आगे बढ़ोगे। ये तुम्हारा हो गया एक्सरसाइज 14.2 बना सकते हो। उसके बाद अब है तुमको दिया हुआ, और है जैसे कि तुमको एंड का, जैसे तुमको है दिया हुआ कि जो कि वर्ड जुटे हुए हैं तुमको एंड से, उसको ट्रू फॉल्स करने के लिए, ये तो इधर हो गया। अब जो दिया हुआ तुम्हारा क्या है अगला चैप्टर में, उसमें जैसे कि किसका चर्चा किया है, एंड वाला का चर्चा किया पहले। जैसे कि एंड का क्या है उसमें, एंड का जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन पढ़ो एग्जांपल। तो ये दोनों तरफ से क्या होगा तुमको, ये एंड से इसमें कनेक्टेड है, तो ये तुमको क्या होगा, ये तुमको दोनों सही है, तो ये क्या होगा, ट्रू ही होगा, जिसका चर्चा हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी कर ही चुके हैं। और एक इसमें जो और का जहां तक बात है, एक नया चीज यहां पे जो बताना है इसमें, उसके बाद एक एग्जांपल देख लेंगे। और के बारे में तुमको जो है, तुमको ऐसे इसका एग्जांपल, इसका पहले इस पर एग्जांपल भी है एक, इसके बाद मतलब हाँ क्या पढ़ दो, उसको भी डील कर देते हैं। 14.6 क्या है, क्या करना क्या है उसमें, हाँ तो उसी जैसा भी करते वही क्वेश्चन है। ए लाइन इज ट्रू और ए लाइन इज लाइन स्ट्रेट होता है, ये सही है। ये लाइन इज स्ट्रेट, ये ठीक है। क्यू ए लाइन इंडिफिनिटली दोनों साइड से, मतलब लाइन तो ट्रू सीधा होता है, ये सही है। और लाइन को हम लोग इन्फिनिटी तक क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो क्या होगा हमारा आंसर ट्रू होगा। जैसा कभी कर रहे थे, उसमें कुछ नया नहीं है। दूसरा, तो जीरो, जैसे कि एक हो गया तुमको, जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इज लेस देन एवरी पॉजिटिव, ये तो सही लग रहा है। और दूसरा था जीरो इज लेस देन एवरी निगेटिव इंटीजर, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो एंड से जुड़ा हुआ, क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो जैसा कि हम लोग अभी तक कर रहे थे, इसको तो समझ चुके हैं। तीसरा मतलब ऑल लिविंग बीइंग्स को 2 लेग्स होता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि तुमको बहुत से जानवर हैं जिसके क्या होता है, लिविंग बीइंग्स को 4 पैर भी होते हैं। और जहां तक कितना कहा, 2 आईज, तो ऐसे भी है जानवर जिसके कि क्या होते हैं, 1 आई होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ही क्या हो गया, ये
दोनों गलत है तो स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो मतलब ऐसे भी जानवर हैं जिसके कि दो मतलब क्या हैं, 4 पैर होते हैं, 2 लेग, ये भी फॉल्स, और 2 आईज ये भी क्या हो गया, फॉल्स। दोनों फॉल्स तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। चलिए और एग्जांपल हो गया खत्म। अब जो तुमको एक जो टॉपिक और था इसमें बताने के लिए, इसमें और के संबंधित में एक होता है एक्सक्लूसिव और तुमको 2 तरह से डिफाइन होता है। एक्सक्लूसिव और, अगर तुमको दोनों में से कोई एक ही चीज सही हो सकता है, एक केस में दोनों नहीं लागू हो तो वो एक्सक्लूसिव होगा। इफ आइदर ऑफ स्टेटमेंट P और Q is valid at a time, not both, at a time, not both, then or is exclusive। जैसे देखिए एक एग्जांपल इसको देते हैं, ए लाइन इज टू लाइन्स इन प्लेन आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। तो ये देखिए, अगर तुमको ये दोनों जहां तक स्टेटमेंट है, P हो गया तुमको, टू लाइन्स इन ए प्लेन आर पैरेलल, 2 लाइन्स इन ए प्लेन आर पैरेलल। तो ये भी सही है, पैरेलल तो 2 लाइन हो ही सकता है, बोर्ड पर जैसे खींच दें 2 लाइन तो पैरेलल हो जाएगा। क्यों होगा तुमको 2 लाइन्स इन ए प्लेन आर इंटरसेक्टिंग, 2 लाइन से इसमें क्या हो सकता है, कट भी कर सकते हैं, 2 लाइन क्या हो सकते हैं, यहां पर कट भी कर गए, और 2 लाइन क्या हो सकते हैं, ये पैरेलल भी, दोनों ही लाइन क्या है, सही है। लेकिन ये बात तो सही है, जिसमें जो 2 लाइन इंटरसेक्टिंग होगा वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं होगा, मतलब ये दोनों में कोई एक समय में एक ही सही होगा। तो इस तरह के केस को हम लोग एक्सक्लूसिव और का केस कहते हैं। जबकि फिर से ध्यान रहे कि दोनों में से कोई एक ही ट्रू होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये और का केस है, और ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव और होगा, ध्यान रहे। और इंक्लूसिव और में क्या होता है, दोनों ही सही हो सकता है एट ए टाइम। इंक्लूसिव और, बोथ स्टेटमेंट, कंपोनेंट स्टेटमेंट इज ट्रू एट ए टाइम, कैन बी ट्रू, मतलब बोथ स्टेट कैन बी ट्रू एट ए टाइम। जैसे कि कोई जैसे अभी तुमको जो है सीबीएसई बोर्ड में जैसे क्लास 12 में कोई इंग्लिश भी ले सकता है, कोई हिंदी लेकर भी पढ़ सकता है सब्जेक्ट के रूप में, या तुमको जो स्टेट बोर्ड है उसमें भी बहुत जगह पे ये प्रोविजन है कि वो जो है 6th सब्जेक्ट या 5th सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश या हिंदी ले सके। तो अगर ऐसा बोर्ड अलाउ करता है तो एट ए टाइम वो 5th सब्जेक्ट में कोई एक ही रखेगा, 5th सब्जेक्ट में या तो हिंदी रखेगा या क्या रखेगा, वो इंग्लिश। तो अगर दोनों में से कोई एक ही अलाउ उसको रहेगा, दोनों नहीं रहेगा, जब 5th सब्जेक्ट है तो दोनों एक साथ तो हो नहीं सकता है, सही। तो जो इस तरह के केस में क्या होगा, ये तुमको दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव और हो जाएगा। लेकिन ऐसा केस कि जिसमें दोनों को लिया जा सके, जैसे कि तुमको दोनों को लिया जा सके का मतलब जैसे केस हुआ तुम्हारा कि कहीं पर भी स्कूल में जाने के लिए तुमको क्या चाहिए, या किसी भी कंट्री में जाने के लिए, वहां पर किसी भी कंट्री में मतलब प्रवेश करना हो तो पासपोर्ट या वहां का दिया गया कोई और डॉक्यूमेंट, या इंडिया में आने के लिए आधार कार्ड या कोई पासपोर्ट की जरूरत हो, तो अगर दोनों को अलाउ किया जा रहा है एक साथ में, अगर उसके पॉकेट में दोनों है तो उसको आप थोड़े भगा दीजिएगा। अगर कोई 2 चीज से आपने कहा कि उसको किसी भी दोनों चीज में वो क्या कर जाए, अगर उसके पास कुछ भी है तो वो आ सकता है। जैसे वोट देने जाता है तो उसके पास अगर आधार कार्ड है तो भी वो वोट दे सकता है, अगर उसके पास वोटर आईडी कार्ड है तो भी वोट दे सकता है कोई पर्सन। तो अगर उसके पॉकेट में दोनों कार्ड है तो उसको तो तभी वो एलिजिबल। तो इस तरह के केस में वह क्या कहलाएगा, ये इंक्लूसिव और होगा। जबकि किसी पर्सन को वोट देने के लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत थी और उसके पास दोनों वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो भी वह क्या है, वह आदमी मतलब वोट के लिए क्या होगा, इंटाइटल होगा। इस केस में ये जो और होगा ये क्या होगा, इंक्लूसिव और होगा। जैसे कि अभी कुछ एग्जांपल्स जो हमारा दिया हुआ है उससे और भी क्लियर कर देते हैं इसका। जैसे पढ़ो, इसका एग्जांपल क्या है,
कार्ड। तो जाहिर है कि यहां पर जो तुम्हारा, जैसा कि अभी एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल कितना नंबर चल रहा है, ये 14.7। तो किसी कंट्री में जाने के लिए इसका ट्रू फॉल्स भी करना है, तो खैर इसका सिर्फ एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव करना है, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव। तो ठीक है, तो किसी कंट्री में जाने के लिए क्या चाहिए, और एक तो चाहिए कुछ आधार कार्ड और एक वोटर आईडी कार्ड, हाँ वोटर आई कार्ड। तो पासपोर्ट में भी है तब भी वो जा सकता है, अगर वोटर आई कार्ड है तो भी वो जा सकता है, क्योंकि वोटर आई कार्ड है इसका मतलब वो उस देश का क्या है पर्सन है, और पासपोर्ट है तो भी वो उस देश के लिए जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि यह दोनों ही एक साथ सही हो सकता है। तो ये क्या होगा तुम्हारा, इंक्लूसिव और होगा, ये और कैसा हो गया, इंक्लूसिव होगा ये। चलिए दूसरा, देखो अगर किसी दिन ऐसा हो, अगर स्कूल जो है हॉलीडे को क्लोज होता है ये भी सही है, संडे को क्लोज होता है ये भी सही है, और अगर ऐसा कोई दिन आ गया तो हॉलीडे भी है और संडे भी है, जैसे किसी दिन पड़ जाता है मतलब इंडिपेंडेंस डे पड़ गया तुमको संडे को, तो इसका ये मतलब थोड़े उस दिन स्कूल खुल जाएगा, तो जाहिर है उस दिन भी स्कूल क्या होगा, बंद ही होगा। तो किसी दिन अगर हॉलीडे हो और या संडे, तो ये भी तुम्हारा किस तरह का सिचुएशन है, ये भी कि अगर दोनों भी हो जाएगा तो भी वो स्कूल क्या रहेगा, वो ओपन ही रहेगा, क्लोज ही रहेगा। तो इसका मतलब ये भी कैसा और होगा, इंक्लूसिव और होगा। चलिए तीसरा, तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट जब होगा तो ये पैरेलल नहीं होगा, तो ये दोनों एक साथ ट्रू नहीं होगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और हो गया। देखो फ्रेंच अगर वो लेगा थर्ड लैंग्वेज में, फ्रेंच लेगा थर्ड लैंग्वेज, तो संस्कृत भी ले सकता है, लेकिन दोनों एक ही बार थर्ड लैंग्वेज में कैसे ले सकता है वो, या तो आप फ्रेंच पढ़िए या तो क्या पढ़िए आपके पास संस्कृत पढ़िए, तो दोनों एक साथ नहीं होता, बोथ इज नॉट परमिसेबल, बोथ इज नॉट परमिसेबल, हेंस इट इज एक्सक्लूसिव और। दोनों परमिसेबल नहीं थी, कैसा और हो गया, एक्सक्लूसिव और हो गया। चलिए ये हो गया तुम्हारा, और है, चलिए अगला एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, क्या, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए तो उसको भी कर लेते हैं। 14.8 चलिए पढ़िए। रूट 2 इज रेशनल नंबर, तो रूट 2 रेशनल नंबर है, ये तो क्या है, फॉल्स है। रूट 2 इज रेशनल नंबर, ये क्या होगा तुम्हारा, रेशनल नंबर ना, ये क्या होगा तुम्हारा, ये फॉल्स। और रूट 2 इज इरेशनल नंबर, ये कह रहा है इरेशनल नंबर, ये क्या है तुम्हारा, ये ट्रू है। तो जाहिर है कि स्टेटमेंट क्या होगा तुम्हारा, ये तो ट्रू होगा, और से जुड़ा हुआ तो एक भी सही होता है तो क्या हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है, तो ये तो ट्रू हो गया तुम्हारा। और जहां तक कि और की बात है, मतलब कि तो किस तरह का के होगा ये तुमको, रूट 2 इज रेशनल, तो या तो रेशनल होगा तो क्या नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा, इरेशनल होगा तो रेशनल नहीं होगा, तो कैसा और हो गया, एक्सक्लूसिव और हो गया। दोनों एक साथ ट्रू क्या नहीं हो सकता था, ये नहीं, तो ये एक्सक्लूसिव हो गया। चलिए और क्या है दूसरा, रेक्टेंगल है इज क्वाड्रिलेटरल, ये तो 4 साइड होना चाहिए, और रेक्टेंगल हैज 5 साइड, मतलब 5 साइड कह रहा है, तो ठीक है। रेक्टेंगल को 4 साइड होगा तो 5 साइड नहीं होगा, 5 साइड होगा तो 4 साइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी क्या है तुम्हारा, दोनों एक साथ सही नहीं, एक्सक्लूसिव तो है, ये एक्सक्लूसिव और है ये। दूसरा, इसमें से रेक्टेंगल है जो 4 साइड, ये क्वाड्रिलेटरल, ये तो सही है, ये क्या है तो फॉल्स होता है, एक भी ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये ट्रू हो गया। चलिए तीसरा, चौथा, फोर्थ, थर्ड, हाँ, तो देखो आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए तो भी हो जाएगा, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड भी वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा, ट्रू है। और तुमको एक लाइब्रेरी के लिए कोई डॉक्यूमेंट, लाइब्रेरी कार्ड आता है, तो उससे भी क्या हो सकता है, वो जा सकता है, तो दोनों जा सकता है, या दोनों भी उसके पास रहेगा तो भी वो क्या होगा, एलिजिबल होगा। तो ये कैसा और हो गया, ये इंक्लूसिव, दोनों भी है तो भी आप उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे हम, तो ये उसको इंक्लूसिव हो गया, और साथ साथ ये क्या होगा, ट्रू भी है, ये तुम्हारा ट्रू हो गया, दोनों सही है इसलिए ट्रू हो गया। चलिए नेक्स्ट,
तो ये 3 है। तो आई होप कि तुमको एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव ये भी समझ में आ गया। और जाहिर है कि और में क्या होता है, तुमको कोई भी एक सही है तो वो सही ही होगा। अब है तुमको क्वांटिफायर्स है, 2 शब्द जो कि तुमको रीजनिंग में काम आते हैं जो अक्सर, जैसे कि एक होता है तुमको फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए, फॉर ऑल लिखता है ना, एक लिखता है देयर एग्जिस्ट। तो एक क्वांटिफायर होता है तुमको, क्वांटिफायर कितना है, कितने क्वांटिटी है, इसको डिफाइन के लिए क्वांटिफायर आता है। जैसे देयर एग्जिस्ट्स, और एक होता है फॉर ऑल, ये 2 क्वांटिफायर यूज कर सकते हैं। जैसे देखो देयर एग्जिस्ट्स ए क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जिसका कि ऑल साइड क्या हो, क्वाड्रिलेटरल इक्वल होती है, सही है। लेकिन फॉर ऑल क्वाड्रिलेटरल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड 4 साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये तो फॉल्स हो गया तुम्हारा। सभी के लिए फॉर ऑल का मतलब आप सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए आप कहते हैं कि चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। जबकि आप ये कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट्स ए क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। इसमें आप ऐसा कह सकते हैं ऐसा कोई एक क्वाड्रिलेटरल है जो कैसा होगा, और इसमें फॉर ऑल का मतलब आप क्या कहते हैं कि सबों के लिए है। तो ये तुमको जो क्वांटिफायर का मतलब होगा कि ये तुमको देयर एग्जिस्ट, ये ट्रू हो गया तुमको, चूंकि ये तुमको क्या करें आप, और ये फॉर ऑल जब करें ये क्वांटिफायर आपने लगा दिया, तो ये क्या हो गया आपका, ये रॉन्ग हो जाता है। तो ये तुमको इस तरह के जो वर्ड करते हैं, ये क्वांटिफायर का मतलब एक है, मतलब कम से कम एक का ऐसा एग्जिस्टेंस है, और ये आप ऑल के लिए जब कर रहे हैं तो ये तुमको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बाद तुम जो है एक्सरसाइज तुम बना सकते हो इस लेक्चर के बाद 14.3 तुम इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 14.4 और 14.5 के लिए देखेंगे। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में पूछना हो, तो राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर हमसे कोई भी क्वेश्चन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मदद ले सकता है। तो इसी तरह से लेक्चर को समाप्त कर रहा है।